हेलो एवरीवन। 30 तक हमारे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप वो हो चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 31 से। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड अमाउंट, यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उनकी लायबिलिटी उनके शेयर होल्डर्स के अमाउंट तक लिमिटेड होती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि उनकी जो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो उनके शेयर होल्डर्स के अमाउंट तक, यानी कि जितना उनके शेयर्स हैं उनके अमाउंट तक लिमिटेड होती है। उनसे ज़्यादा उनसे पैसा हम नहीं मंगवा सकते। द नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड, ये बात बिल्कुल सही गई है। द नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड होते हैं। तो जो हमारा ए है वो क्या है, फॉल्स है, और आर है क्या है, ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका आंसर। उसके बाद 32 क्वेश्चन, हमें इसमें क्या करना था, मैच करना था। मार्केट प्राइस कौन सा होता है जो कि हमारे अब प्रेजेंट में मार्केट में चल रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू होती है, जो नेट वैल्यू निकल के आती है, यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू जो स्टार्टिंग में होती है वो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद लिक्विडेशन वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू कौन सी होती है, जो कि वाइंडिंग अप के टाइम जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। साल्वेज वैल्यू को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, यानी कि अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो लास्ट में जो उसका स्क्रैप है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो ए का फर्स्ट के साथ और बी का सेकंड के साथ, सी का थर्ड के साथ और फोर्थ का, डी का फोर्थ के साथ। फिफ्थ ऑप्शन क्यों दिए गए थे, कई बार क्या है कन्फ्यूज़न करने के लिए 5 पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज नोन एज। तो देखो, लिक्विडेटर की जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो जिसमें हम रिसिप्ट्स और पेमेंट लिखते हैं वो हमारी क्या होती है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 34 क्वेश्चन, सप्लायर एंड क्रेडिटर ऑफ ए फर्म आर इंटरेस्टेड इन। जो सप्लायर और फर्म क्रेडिटर होते हैं, सॉरी, वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों होते हैं इसमें, क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन ही हमें क्या बताती है कि हमारा जो पैसा है वो कितने टाइम बाद हमें मिल जाएगा। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ही जल्दी इनकी पेमेंट होती है, क्योंकि लिक्विडेशन का मतलब ही क्या होता है, जब कि लिक्विड कि कितनी मात्रा में हमारी कंपनी में है, यानी कि कैश हमारी फर्म में कितने अमाउंट में है, कितनी जल्दी हम पेमेंट कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। उसके बाद 35 क्वेश्चन, विच इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड की फॉर्म है। तो जो हमारा डिविडेंड है वो कैश की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, बॉन्ड की फॉर्म में भी दिया जा सकता है और स्टॉक की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो गए, इसके टाइप हो गए। उसके बाद 36 क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड का टाइप है। तो कैश डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कम रिजर्व, फ्लेक्सिबल कैपिटल, अब हमने पहले ही पढ़ा था, तो कैश डिविडेंड डिविडेंड का टाइप है। विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड है वो किस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो देखो, रेगुलर भी हो सकता है, जीरो डिविडेंड, जीरो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब डिविडेंड क्या दिया जाए, जीरो दिया जाए, तो जीरो की तो कोई फॉर्म ही नहीं होती। हमारा रेगुलर भी हो सकता है, स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकता है कि भाई कुछ टाइम पीरियड के बाद या फिर उसकी जगह पर हम कुछ सामान दे दें। प्रॉपर्टी भी कि कोई एसेट्स उसकी जगह पर क्या कर दी जाए, उसको दे दी जाए। बट अपने इंडिया में क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो जीरो डिविडेंड कोई भी फॉर्म नहीं है कि डिविडेंड को जीरो डिविडेंड की फॉर्म में दिया जाए। उसके बाद 38th क्वेश्चन, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज ओनली पेड व्हेन डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड कब दिया जाता है, जब हम क्या करते हैं, इन सभी को, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को भी, प्रेफरेंस शेयर्स को भी, इन सभी को क्या दे लेते हैं, डिविडेंड दे लेते हैं।
डिविडेंड नहीं, सॉरी, डिबेंचर्स को क्या दिया जाता है? सबसे पहले इनमें किसको दिया जाएगा? इन दोनों को क्या दिया जाएंगे? इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, इनका नाम ही क्या हो गया? प्रेफरेंस। तो इनको क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम। तो सब इसको इनको इनसे पहले क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। सबसे लास्ट में हम किसको देंगे? इक्विटी शेयर्स में को देंगे। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड केवल किससे पहले दिया जाएगा? तो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद, कि जब हम किसकी प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट पेड कर देंगे तब हम किसको डिविडेंड देंगे? इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देंगे। एक कंपनी पे डिविडेंड एट द, कंपनी कब पे करती है डिविडेंड? एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द मंथ, ऑल ऑफ द अबव। तो एक कंपनी कब डिविडेंड पे करती है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है? तो कॉस्ट प्रिंसिपल, रिस्क प्रिंसिपल, कंट्रोल प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबोव। तो ये तीनों ही हमारे किसके प्रिंसिपल हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल हैं। कि भाई कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। रिस्क भी हम क्या करते हैं? कम से कम करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल की क्या करते हैं? कंट्रोल प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें। 41 क्वेश्चन, इन द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स द रेफर्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स की हम क्या है? कैलकुलेशन करते टाइम द रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डील्स। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन करते टाइम रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डील किस किस के साथ करते हैं? ऑल रिजर्व, प्रेफरेंस एंड इक्विटी कैपिटल ओनली, ऑल एप्रोप्रिएशन। तो इन सभी के साथ हम क्या करते हैं? इन सभी को ध्यान में रखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 42 क्वेश्चन, द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज। एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स को हम किस टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो फिक्स्ड और करंट्स दोनों ही टाइप की हमारी एसेट्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। इनकी दोनों टाइप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद 43 क्वेश्चन, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे बी कैलकुलेटेड एज। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? हमारी रेट ऑफ रिटर्न हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड से पहले का प्रॉफिट लिया जाता है और उसे किससे डिवाइड कर दिया जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारी क्या निकल आती है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का क्या पूछा गया? ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 45 क्वेश्चन, इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। लिमिटेड कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो देखो जब भी हम जो अपने क्या बनाते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो वो लगभग हमारे किसके होते हैं? लिमिटेड कंपनी के होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें तीनों को ही क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद द प्रॉफिट ऑन द री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, अगर फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करने पर हमें जो प्रॉफिट होता है वो हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डू नॉट इंक्लूड। डायरेक्ट एडवांटेज क्या क्या है हमारी अकाउंटिंग की, जिसमें हम के डू नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूड नहीं की जाती। इट मीन्स हमें क्या देखनी है? जो एडवांटेज हमारी नहीं है डायरेक्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स का क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, डाटा के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं? रिजल्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप, ये भी बात सही है, अगर डाटा बनाया है तो उनको इनका इंटरेस्टेड ग्रुप्स को क्या होता है? इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। कम्पिटिटिव एडवांटेज, देखो ये क्या है? इसकी इनडायरेक्ट एडवांटेज है बट ये क्या, कौन सी एडवांटेज है? इनडायरेक्ट एडवांटेज है कि इससे क्या होता है? कम्पिटिटिव
कंपनीज को भी लाभ प्रॉफिट मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी में इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतनी ये है, इतनी हर एक चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसके बेस पर वो अपनी पॉलिसीज़ बना लेते हैं कि हमें कितना प्राइस रखना चाहिए, हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो कम्पिटिटिव को एडवांटेज मिलती है। उसके बाद 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फॉर द पर्पस फंड फ्लो स्टेटमेंट द टर्म फंड जनरली वर्किंग कैपिटल. Fund flow is a wider concept than the cash flow. The flow of fund must arise due to external and not internal transaction business. The capitalization of reserve by the issue of bonus shares also involve तो बोनस शेयर इशू करने के लिए हम इसका पैसे का यूज़ नहीं कर सकते इस रिजर्व। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट्स में फंड्स का जनरली क्या मीनिंग किया जाता है? वर्किंग कैपिटल से लिया जाता है। और फंड फ्लो किससे? कैश फ्लो से वाइडर भी है। इसमें फ्लो मस्ट अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल नॉट इंटरनल ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं डी को छोड़कर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद है मैच करना है हमें ABC एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, ROI और MM थ्योरी। तो देखो जो हमें अच्छी तरह आती है पहले हम उसको देख लेते हैं। ROI हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्या बताती है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का मिलान किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सी का मिलान हमारा किससे होगा? फोर्थ से। MM थ्योरी, हमारी जो MM थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? मोदीगिलानी एंड मिलर की थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यानी कि डी का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। और ABC एनालिसिस, ABC में क्या किया जाता है? इन्वेंट्रीज को डिवाइड किया जाता है। फंड फ्लो एनालिसिस हमारा बच गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए का सेकंड। अब देखते हैं सेकंड। ओनली ए से भी हम क्या है इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि ओनली सेकंड में ही हमारा क्या दिया गया है? ए का सेकंड दिया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ फंड? सोर्स ऑफ फंड का कौन सा एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब भी क्या है? हम शेयर की कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि सोर्स ऑफ नहीं हुआ, ये क्या हुआ? एप्लीकेशन ऑफ फंड। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि इससे ही हमारे पास क्या आता है? पैसा आ रहा है। तो ये क्या है? सोर्स ऑफ फंड का एग्जांपल है। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में तो हमें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी हमारी लाइबिलिटीज़ की क्या होगी? पेमेंट होगी। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तब भी हमें क्या करनी पड़ रही है? कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं। इस सोर्स तो हमारे क्या है? नहीं बढ़ रही। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? फिक्स्ड एसेट्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एट मार्केट वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा किस पे शो किया जाता है? मार्केट वैल्यू पे शो किया जाता है। तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि उनको किस वैल्यू पर शो किया जाता है? उनके कॉस्ट वैल्यू पर शो किया जाता है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट टर्म, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है? डिफरेंट टर्म है। तो ये बात सही है, क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर ही हमारी क्या है? अकाउंटिंग इंक्लूड होती है। पेटेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि पेटेंट किसका एग्जाम्पल है? हमारा करंट एसेट्स का। तो 100% अगर राइट आंसर देखा जाए तो वैसे तो ये भी सही है, बट अगर ओनर्स इक्विटी एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, यानी कि कैपिटल एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, ये भी हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पर बी और सी में कंफ्यूजन है, लेकिन सी हमारी 100% क्लियर है। तो इसलिए हम सी को क्या है? आंसर माने, क्योंकि
बुक कीपिंग अकाउंटिंग आर डिफरेंट टर्म, बिल्कुल डिफरेंट टर्म नहीं है, दोनों में ही अकाउंटिंग का ही काम होता है। उसके बाद है 52 क्वेश्चन, बोनस शेयर कैन बी इशूड बाय ए कंपनी। बोनस शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आउट ऑफ शेयर प्रीमियम नोट कलेक्टेड इन कैश विदाउट एनी प्रोविजन फॉर इट इज इन आर्टिकल ऑफ आउट ऑफ रिजर्व फ्री रिजर्व बुल्ट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट। तो बोनस शेयर्स को हम सिर्फ फ्री रिजर्व से इशू कर सकते हैं, जो कि हमारा जो जेन्युइन जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसमें से हमने क्या है जो रिजर्व बनाया है और फ्री रिजर्व बनाया है। अगर किसी के लिए बनाया है तो उस रिजर्व से भी हम बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। जैसे स्पेशली रिजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी डिबेंचर रिडम्पशन की पेमेंट के लिए रिजर्व बनाया है, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रिजर्व बनाया है, तो उन सभी से भी हम रिजर्व की पेमेंट नहीं कर सकते। करंट एसेट्स इंक्लूड, करंट एसेट्स में किन को इंक्लूड किया जाता है, तो स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, ये सारे ही हमारे किसके पार्ट है, करंट एसेट्स के पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी हमारी जो है स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर ऑफ हिज पर्सनल यूज़र, अगर पर्सनल यूज़ के लिए क्या निकाली जाती हैं, गुड्स निकाली जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम गुडविल कहते हैं। तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, शो एज डिडक्शन फ्रॉम द परचेज, शो एज डिडक्शन फ्रॉम द सेल्स, ट्रीटेड एज सेल्स एट प्राइज एडिड। तो उन्हें भी हम क्या करते हैं, अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी गुड्स निकाली हैं तो उन्हें भी हम क्या करते हैं, परचेज में से डिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि क्या एंट्री की जाती है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए हम गुड्स निकालते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो परचेज में से वो क्या हो गई, क्रेडिट होगी, तो अपने आप ही डिडक्ट हो जाती हैं। उसके बाद है 56, अनपेड कॉल्स आर सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। अनपेड कॉल को बैलेंस शीट्स में कहाँ शो किया जाता है, तो अनपेड कॉल को हम किस में से लेस करके दिखाते हैं, जो हमारी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होती है उसमें से हम इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाय डिडक्टेड इट फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से इसको क्या किया जाता है, लेस करके दिखाया जाता है। स्टॉक इज इंक्लूडिंग इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, इंटेंजिबल और टेंजिबल। तो स्टॉक के अंदर हम किसको इंक्लूड, स्टॉक हमारा करंट एसेट्स का पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टॉक इज पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में किन को इंक्लूड नहीं किया जाता, पेटेंट राइट को भी इंटेंजिबल में करते हैं, कॉपीराइट को भी, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट एंड प्रिविलेज, इनको हम क्या नहीं करते, इंटेंजिबल एसेट्स जो उनको बेनिफिट दिए जाते हैं ये भी हमारे किस में आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। लेकिन जो मशीनरी है ये इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको टच और सी किया जा सकता है। ये हमारी कौन सी एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं। उसके बाद है 59 क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन fixed assets does not deal with following item to which special consideration apply, forest plantation and similar regenerative natural resources। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर क्या किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। और फिक्स्ड एसेट्स में हमारी कौन कौन सी आती हैं, जैसे हमारी मशीनरी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, गुडविल हो गई, पेटेंट, ये सारी हमारी किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव, इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर डील्ड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सभी को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 10 के अंदर। तो आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि इनसे भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। सो थैंक यू very much।